हेलो चारू जी। हेलो जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है? नहीं, हम लोग कहीं गए हुए थे। लास्ट दो क्लासेस तो मिस हुई, फिर दो हुई ही नहीं। तो अच्छा। वैसे गैप रह गया। ऐसा लग रहा है बहुत दिन बाद है क्लास। ना। हाँ हाँ। आपको तो और ही बहुत ज्यादा दिन लग रहे हैं। हम लोग कहीं बाहर गए हुए। हेलो नेहा। कैसे हो? अच्छा लग रहा है इतने दिन सभी बाद। को राम राम। सभी को हेलो राम नंदा राम। जी, राम राम राम। राम। गैप आने से ऐसा लगता है कि भूल गए सब। हाँ। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना। नहीं भूला कोई नहीं है, सब अपने अपने काम में अपने अपने व्यस्त हो जाते हैं। हाँ। क्लास नहीं होती तो अपनी चीजों में, अपने घर के काम में और उसमें व्यस्त हो जाते हैं। भूलता कोई नहीं है, सबको याद रहता है। नमस्कार। राम नमस्कार राम सभी को। नंदा प्रणाम जी। सर। प्रणाम। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार जय जी, जी, नमस्कार कैसे सभी नमस्कार। प्रणाम हैं? जय जी। 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 सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे नमस्ते हैं आप सभी? गौरव जी। नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? बढ़िया सब बढ़िया, आज बड़े दिन बाद क्लास हो रही है, बढ़िया। अच्छा लग रहा है सबके चेहरे देख के। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। जी। नमस्कार दिलीप जी। नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन था जब तक सर आ रहे हैं किसी को। जैसे सर ने बोला है ना जन्मकालीन दशा देखने के लिए, तो उसमें फिर कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? जैसे सर ने जो सीरियल बताया ना, लगन देखी, लग्नेश देखी, कारक देखा, चंद्रमा देखा, उसके बाद जन्मकालीन दशा देखी, तो जन्मकालीन दशा में फिर मतलब कैसे क्या देखते हैं? ये तो अभी दशा पढ़ेंगे तो समझ में क्विक से आने लगेगा कि दशा अच्छी थी या बुरी थी। कि अगर कोई बीमारी बचपन, सर ने बोला था कि बचपन में लग हाँ, गई शनि और बुध। तो चलती। जी। उसके अलावा भी कोई चीज किसी को अगर कुछ पता हो यही तो। है। नहीं, सर ने इससे षष्ठेश सिर्फ ज्यादा की तो नहीं। अगर हाँ, सर ने सिर्फ यही बताया षष्ठेश था की कि दशा शनि हो। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अगर सर ने ये बोला था ना जन्मकालीन दशा भी देखनी होती है, और उसके लिए ये बताया था कि अगर जन्म के समय बुध या शनि की दशा मिल रही है तो फिर लाइफ लॉन्ग कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे। वो कुछ कुछ उन्होंने अच्छा। अंतरदशा के लिए बोला था, मेरे ख्याल महादशा के लिए नहीं बोला था शायद। आई डोंट नहीं, उन्होंने बताया था कि जन्म के समय अगर उसके षष्ठेश की महादशा हो या शनि या बुध की दशा हो, तो उस स्थिति में वो बच्चा जो है वो जन्म के समय या उस टाइम पीरियड में, बचपन में बीमार ज्यादा रहा होगा, ऐसे उन्होंने कुछ बताया था। नहीं, वो तो बताया लेकिन था। तो हम्म। हाँ, सही कह मेडिकल रहे में हैं। नहीं गए थे। सही कह रहे हैं। और लाइफ लॉन्ग भी उसको अगर शनि हाँ, और बुध स्ट्रगल। का जन्म के समय उसको मिली है, तो लाइफ लॉन्ग उसको कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे। एक दो पे तो। नमस्कार नमस्कार। आप लोगों को। नमस्कार नमस्कार प्रणाम सर, गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते सर। आज गुरु जी टोपी ओपी लगा के बैठे हुए हैं। ठंड क्लियर कर दी सर ने आज। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया है सर, जय गुरु एकदम। जी। बढ़िया सर सब। हम्म, बढ़िया। चलिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताओ। जब जीवन में चलते हैं तो कभी सुख और कभी दुख लगा रहता है, और हर परिस्थिति में जीवन चलते रहता है। ठीक है। इस बात को कई बार समझने का प्रयास करते हैं और मन को कहते हैं कि इस बात को मान लेना चाहिए, लेकिन हमारा मन ही नहीं, सबका मन कहता है कि जीवन में दुख ना आए। ठीक है ना। और फिर भी आता है, आपको झकझोरता है, परेशान करता है,
फिर जीवन चलने लगता है, चाहे वो दुख में चले सुख में चले। तो इसी का नाम जीवन है। और ज्योतिष जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां दो ग्रह को निर्विवाद रूप से शुभ माना गया, वो शुक्र और गुरु है। बाकी 5 ग्रह निर्विवाद रूप से अशुभ है, सूर्य शनि मंगल राहु केतु। अगर हम राहु केतु को छोड़ भी दें तो सूर्य शनि मंगल 3 निर्विवाद रूप से अशुभ ग्रह है। चंद्रमा बुध को आप लोग जानते ही हैं, तो उसको भी माइनस कर दें तो 3:2 का रेशियो है। तो दुख ज्यादा है और सुख कम है। क्या ये सिर्फ अनुभूति है या यथार्थ? तो ये अनुभूति है, क्योंकि हम हर हाल में सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि हमको मानव का तन मिला है। बस इस बात से सुखी हो जाना चाहिए। उसके बाद धन नहीं है, पैसा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ये सब हो सकता है, लेकिन मानव तन आप प्राप्त कर सकते हो दोबारा अपने मर्जी के अनुसार, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जब तक हैं तब तक सुख दुख को भोगते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ कारण बस आप लोगों का क्लास पिछले दिन नहीं ले पाया, आज संभव हो पाया है। नेक्स्ट थर्सडे को शायद फिर संभव ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि मैं यात्रा में रहूंगा। मेरे बहनोई साहब का निधन हो गया है, तो वो दिल्ली में ही हुआ, तो अस्पताल से अंत्येष्टि तक साथ रहना पड़ा। और अब कर्म गांव में होगा तो कर्म में जाना है, ठीक है। तो आप लोग चिंता न करें। मंडे अगर हम नहीं ले पाए, कोशिश रहेगा कि वेडनेसडे को क्लास ले लें आप लोगों का। फिर बात आ जाएगी मंडे की। मंडे नहीं ले पाए तो मीनू को बोलेंगे आप लोगों को प्रैक्टिस कराएगी, ताकि आप लोग को ये न लगे कि बहुत अब्सेंट हो गए क्लास में। आगे बढ़ते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं 10म स्थान। और 10म स्थान में बात इतनी चर्चा में आएगी कि हमारे लिए मजबूरी हो जाएगा कि आप दशा को पढ़ाओ। हमने राशियों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से दशमेश की स्थिति, दशमेश के साथ युति आदि प्रभाव को समझते हुए करियर का निर्धारण कर सकते हैं, किया जा सकता है। यहां सकना जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि पहले कर्म में क्या था? कृषि कर्म था, व्यवसाय था, और कुछ राजकीय कार्य थे। राजकीय कार्य और कृषि कार्य, ये 2 कार्य, और व्यवसाय कार्य, और तीसरा था परामर्श का कार्य। ये 4 कार्य आप लोगों को बता देंगे। प्राचीन काल से चलता रहा है। तो परामर्श कौन देता था? तो गुरु और वैद्य, ठीक। राजकीय कार्य में क्या था कि आप राजा के यहाँ मंत्री हैं, सिपाही हैं, जो भी हैं, वो राजकीय कार्य में आ जाते।
कृषि कार्य 90% से ज्यादा, तो व्यवसाय के बिना कभी भी कल्पना नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर चीज की उपलब्धता एक ही जगह पर संभव नहीं है, यह हमारी भौगोलिक परिस्थिति बताती है। ठीक है ना? काबुली वाला आया, काबुल से आया, ठीक है ना? कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसीलिए व्यवसाय भी हमारे प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो इस 4 प्रोफेशन को ही हम लोग जानते थे। तो 4 प्रोफेशन को बताना, 4 तरह के करियर को बताना आसान होता था। पहले व्यवसाय 2 ही चीजों का हुआ करता था मोस्टली, वस्त्र का और अन्न का। ठीक है ना? क्योंकि हमारे जीवन को सिर्फ 3 ही चीज चाहिए था, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है ना? तो वस्त्र और अन्न का व्यवसाय होता था। मकान उपलब्ध सामग्री से बनाया जाता था, इसीलिए पहाड़ी इलाके में, जंगली इलाके में लकड़ी का घर होता था, ग्रामीण इलाके में मिट्टी का घर होता था, पत्थर का घर होता था। छत के ऊपर कहीं लकड़ी लगा होता था, कहीं घास फूस लगे होते थे। बाद में अलग तरह का छत डालने का प्रक्रिया आया, वो बड़े बड़े लोगों ने अब उसको अपनाया। लेकिन आम लोगों का निवास वो साधारण ही होता था और भौगोलिक वातावरण के अनुकूल घर होता था। जहां बर्फ पड़ेगा वहां प्लेन छत नहीं होगा, क्योंकि उस पे यदि 4 फीट बर्फ आ गया तो वो टूट जाएगा। तो आप रसिया चले जाइएगा, जर्मनी चले जाइएगा, तो जो सबसे टॉप का छत होता है वो तिकोना होता है, ताकि बर्फ गिरे तो वो पिघलने पर जल्दी नीचे सरक जाए। तो भौगोलिक आधार पर घर बार होता था, तो इसीलिए घर के लिए भी बहुत व्यवसाय की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है ना? जब घर में एक कुंडी लगाओ तो कुंडी का व्यवसाय शुरू हो गया। बात को समझिएगा। और जब शुरू हो गया, किसी ने बताया कि हम देहरादून से सागवान मंगवाए थे, तो आप भी सोचते हो कि चलो देहरादून से सागवान मंगवा लेते हैं, वहां से अपने घर में लगवाएंगे। अब सुविधा हो गई, पहले उतनी सुविधा नहीं थी। अगर देहरादून से बिहार सागवान को आना था तो हो सकता है महीनों लग जाता। इसीलिए व्यवसाय जो होता था वो अन्न और वस्त्र का होता था, जो बहुत ही जरूरी हुआ करता था। ठीक है? आप लोग थोड़ा सा समय लेंगे ताकि आप बातों को समझ सकेंगे। पहले कपड़ा बिनने के लिए मशीन नहीं होता था, हाथ से लोग कपड़ा बनाते थे। उसी का दूसरा रूप लूम आया तो हैंडलूम हुआ, हाथ से चलाया करते थे। उसके बाद वही हैंडलूम पावर से चलने लगा, और उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री लग गए कपड़ा बनाने का। काम तो वही वीविंग का है। उस जमाने में भी लोग बोलते हैं कि मलमल का ऐसा कपड़ा बनता था कि अंगूठी से पास हो जाता था। आज मशीन को भी वो ताकत नहीं कि अंगूठी से पास होने वाला कपड़ा बनाए। तो कपड़ा बनाने का काम हर एक इलाके में था। जो ठंडा प्रदेश था वहां उलन के कपड़े बनते थे,
और जो गर्म प्रदेश था वहां कॉटन के कपड़े बनते थे। अब तो कई प्रकार के कपड़े बनने लगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि व्यवसाय, परामर्श, राजकीय कार्य और कृषि कार्य। और आज अगर आप देखेंगे तो हजारों प्रकार के काम है। जैसे हमारा काम परामर्श का है। ठीक, हम आप लोगों को परामर्श देते हैं। हाँ, शिक्षा का कार्य भी आप जोड़ सकते हैं, उसको भी परामर्श के अंदर आप ला सकते थे। ठीक है ना, लेकिन बहुत कम मात्रा में शिक्षा का कार्य होता था। क्यों? क्योंकि राजा और मंत्री के ही बच्चे को पढ़ना था, आम लोगों के बच्चे को पढ़ना ही नहीं था, काम ही नहीं था पढ़ाई लिखाई का। आज काम है डाटा साइंटिस्ट का, एआई का जो नॉलेज रखता है उसका काम है। ठीक है ना, एक ही जहाज बने जो पानी में भी चले, हवा में भी उड़े और जमीन पे भी चले। ठीक है ना, पहले एक वैद्य जी थे, वही सफल इलाज करते थे, कुछ भी हो जाए। आजकल नाखून के डॉक्टर अलग हैं। मुझे तो तब आश्चर्य हुआ जब हमारा भांजा अपनी बेटी को लेकर के ऑल इंडिया में गया था। तो थोड़ा सा आंख स्टिल हो जाता है, तो आंख स्टिल नहीं होता था, उसके पलक स्टिल हो जाते थे। तो पलक, जो आंख के ऊपर पलक है ना, उसके अलग स्पेशलिस्ट उन लोगों ने, आंख वाले डॉक्टर ने देखा और पलक वाले डॉक्टर को रेफर किया। अब आप समझ सकते हैं कि आंख के पलक के डॉक्टर अलग है। तो शरीर में जितने भी अंग हैं सबके लिए सेपरेट सेपरेट डॉक्टर है। तो कितने प्रकार हो सकते हैं आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। पहले बिजली था नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जरूरत नहीं था, मैकेनिकल का जरूरत था। उस जरूरत को कौन पूरा करने लगा? तो कारपेंटर, लुहार, सुनार, ये उसका जरूरत पूरा करने लगा। अब उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर बाद में आया। जैसे मान लीजिए हाथ से बिनाई का काम होता था, फिर हैंडलूम बना, तो उसके लिए तो मैकेनिक की जरूरत है कि किस तरह से मशीन फिट होगा। एक हैंडमेड मशीन ही बनेगा और हाथ से ही चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे बिजली का विकास होगा तो इलेक्ट्रिक का इंजीनियर का जरूरत। तो जैसे जैसे विकास होते गया हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई और हम उस आवश्यकता को पूरा प्राप्त करने के लिए अपनी शिक्षा को अलग अलग तरीके से अपने जीवन में जोड़ते गए। और ज्योतिषियों के लिए विषय भारी हो गया कि हम करियर का निर्धारण करें कैसे। ठीक है ना, तो सामान्य रूप से आप लोग समझिएगा, मैं सातों ग्रहों से एक संक्षेप में आप लोगों को जागृत करना चाहूंगा, सिर्फ कि किस तरह से हम समझते हैं। तो राजकीय कार्य के लिए सूर्य, व्यवसायी कार्य के लिए व्यवसायी में भी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, पहले कौड़ी चलता था। कौड़ी जो हम लोग आजकल कुबेर के खजाने में रखते हैं ना, चिट्ठी कौड़ी जिसको बोलते हैं, उसी से मूल्य तय होता था। बाद में पैसा आया, रुपया आया, जिस तरह से आगे बढ़ता रहा।
पहले धातु से मूल्य तौला जाता था। कौड़ी के बराबर नहीं है, तुम्हारी औकात कौड़ी के बराबर नहीं, मतलब कौड़ी सबसे छोटा इकाई था, सबसे छोटा रुपया था कौड़ी। उसके बाद सोना चांदी आदि आदि का पैसा आया। इसका मतलब था कि अगर कौड़ी की कीमत एक 5 पैसे के बराबर थी और फिर 1 रुपया था, तो 1 रुपया का अब गोल्ड का था या तांबे का था या सिल्वर का था या अन्य धातु का था, उसका मूल्य बराबर 1 रुपया था। आज आपके पास 500 रुपए का नोट है, नोट छापने की कीमत 5 रुपया आया मैक्सिमम। कागज का क्या वैल्यू है? लेकिन पहले वैल्यू के हिसाब से ही मुद्रा चलता। तो जो मुद्रा चलता था व्यवसायिक में, फाइनेंशियल मुद्रा जिसको मुद्रा बोलते हैं, वो चंद्रमा है। मंगल, सुरक्षा। तो राजकीय कार्य में सुरक्षा की आवश्यकता थी, गांव में भी चौकीदार होता था। अब तो थाने पुलिस ज्यादा हो गए, चौकीदार का काम फिर भी है, आज भी है, ठीक है ना। तो चौकीदार से लेकर के गुप्तचर तक जो भी हमारे सुरक्षा के लिए यूज है होता था, उपयोग में आता था, वो सब मंगल। बुध, व्यवसाय, किसी भी तरह का व्यवसाय। गुरु, परामर्श। शुक्र, परामर्श। क्योंकि दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन दोनों का परामर्श अलग अलग। गुरु वाले वैद्य भी होते थे, ज्योतिष भी होते थे, पंडित भी होते थे, गायक भी होते थे, जो राजा के दरबार में रहते थे। और शुक्र वाले भी मंत्री होते थे, जो राजा को बोलते थे कि इस पे आक्रमण कर लो, उसको अपने अधीन कर लो, उससे मित्रता कर लो। क्षेत्र का विस्तार करो, चक्रवर्ती सम्राट बनो। जहां तक आप लोग जानते हैं वहीं तक जाना चाहते हैं। पहले कबीला होता था, क्योंकि मानव जाति हमेशा समूह में रहने का आदी है। और मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने समूह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। कौन समूह में रहना पसंद नहीं करता? तो कुत्ता, ठीक है ना। वो भी स्ट्रीट डॉग, जंगली कुत्ते भी समूह में रहते हैं। लेकिन हमारे घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग होता है वो समूह में नहीं रहता, वो अलग अलग है। चाहे वो मेरे घर का रखवाला कोई कुत्ता अलग है, वो मेरे घर के दरवाजे के सामने ही बैठा रहेगा, दूसरे के दरवाजे के सामने दूसरा वाला कुत्ता है, वहां नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो जब कबीला था तो उसका भी सरदार था, कबीले की रक्षा की बात होती थी, सुरक्षा की बात होती थी, सब तरह की बात होती थी। तो परामर्श के लिए आप लोगों ने समझ लिया। और तीसरा कृषि कार्य था, चौथा आखिरी कृषि कार्य था, जिसको कि आप किससे समझ सकते हैं? शनि से। अब दुनिया के सभी कार्यों को इन्हीं 7 ग्रहों से समझना है। कितना मुश्किल कार्य हो गया। पहले तो समझ में आता है। तो अच्छा ना, आज के जमाने में मैं अलग से हूं, जो वित्त के लिए, मुद्रा के लिए चंद्रमा को लेता हूं, बाकी सब गुरु को लेता हूं, ठीक है ना। तो ये भूल आप लोग मत कीजिएगा, गुरु को नहीं लीजिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट गुरु है।
लेकिन जो रुपया है ना, जो आपके जेब में पड़ा है, मेरे जेब में पड़ा है, शेयर मार्केट में लगाते हो, अभी लगाया, अभी 100 रुपया 50 रुपया हो गया, या 100 रुपया 200 रुपया हो गया, जो भी होता है, 110 रुपया हो गया, या ये रूसी मुद्रा है, ये अमेरिकन डॉलर है, ये रशियन रूबल है, ये सारे मुद्रा चंद्रमा, ठीक है। और आज के परिवेश में हम हजारों तरह के रोजगार देखते हैं, इसीलिए रोजगार को डिफाइन करना मुश्किल है। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं, उसके प्रकृति को समझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना कि किस तरह का काम करेगा, इसका जो मेंटल स्टेटस है वो किस काम के लिए बना है, और उसी से हम लोग प्रयास करते हैं निर्धारण करने का। तो अंततोगत्वा जीवन को क्या चाहिए? सफलता चाहिए। और सफलता समय से प्राप्त होता है, और समय किसी को सफलता नहीं मिलता। और सफल होने के लिए स्थिरता जरूरी है। मैं क्यों ये सब बता रहा हूं, ये आप लोग समझिएगा। सफल होने के लिए स्थिरता जरूरी है। स्थिरता के लिए शांति जरूरी है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो जानते ही हैं। उस समय कौन जानता था विश्व में क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कब शांति मिलेगी। जो कभी बहुत पैसे वाला देश हुआ करता था वो गरीब हो गया, जो बहुत सक्सेस था उसके ऊपर परमाणु बम का अटैक हो गया, सब चीज हो गया। जब दुनिया स्थिर नहीं थी तो वहां प्रोग्रेस की चिंता उस समय कौन करता? कोई नहीं करता। अभी दुनिया स्थिर है, दो देशों में जंग चलने लगता है, अभी यूक्रेन रशिया में चल रहा है। आप लोग देख लो, यूरोपियन पूरा कंट्री, यूरोपियन यूनियन जो है, या नाटो कह लीजिए, अमेरिका सहित चाइना, रशिया, इंडिया भी इसके चपेट में आता है, और फायदा और नुकसान दोनों होता है। फायदा क्या होता है कि आप रशिया से तेल लेकर के एक्सपोर्टर बन गए, और नुकसान क्या होता है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। तो स्थिरता, अच्छा ना, अपने देश को भी स्थिरता जरूरी है। बहुत दिनों के बाद आप एक स्थिर गवर्नमेंट देख रहे हो। तो आप में से कई लोग हैं जिन्होंने कि भारत को 30 साल पहले से देखना शुरू किया है। जिसका उम्र 20 साल था वो आज 50 के होंगे, तो 20 साल के बाद की तो सारी बातें याद होंगी। अगर हरिद्वार दिल्ली से गंगा स्नान करने के लिए जाना था तो सोचना था, अपना साधन है फिर भी सड़क नहीं है, सकरा है, 10 घंटे लगेंगे जाने में। उससे अच्छा है कि बस में सफर कर लो। और आज जो बस में भी सफर कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि प्राइवेट टैक्सी हायर करो और चले। देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 2-2.5 घंटे में। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिरता प्रगति का दूसरा नाम है, विकास का दूसरा नाम। अगर स्थिर होगा तो विकास होगा, और ये पब्लिक को मालूम है।
इसीलिए वो चाहता है वर्तमान समय में, 10 साल से तो मैं देख ही रहा हूं, 10-12 साल से, कि जहां भी देता है स्थिर गवर्नमेंट देता है। ठीक है ना? एक तरफा सपोर्ट कर देता है कि तुम सरकार बनाओ। भले केजरीवाल को बनाना पड़ा, दिल्ली में बनाया ना, 2 टर्म बनाया उसने। उसको आजादी थी काम करने की, कोई मिली जुली सरकार नहीं थी। 2014 से हमारे देश में आजादी है बीजेपी को प्रोग्रेस कराने का, करने का। मिली जुली सरकार है, लेकिन लगभग इस बार को छोड़ दीजिए तो पिछले 2 टर्म पूर्ण बहुमत आया। और हमारे जीवन में स्थिरता कहां से आता है? दशाओं से। दशाओं का कॉम्बिनेशन कैसा है? दशाओं का क्रम क्या है? जिस क्रम में हमें दशाएं प्राप्त हो रही हैं, उस दशानाथ की स्थिति क्या है? इन सभी बातों के ऊपर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। चंद्रमा मीन राशि में है, गुरु मिथुन राशि में है, आज है कल बदल जाएगा। लेकिन शुक्र की दशा है तो 20 साल चलेगा ना, शनि की दशा है तो 19 साल चलेगा ना। और यहां सबसे अधिक यदि कोई ग्रह एक घर में रहेगा तो 2.5 साल रहेगा। तो गोचर उतना इफेक्टिव नहीं जितना इफेक्टिव दशा है। और निर्णय आपको डिवन चार्ट से लेना है। क्यों? क्योंकि जो दशानाथ है, जो हमें फल देगा भविष्य में, उसकी स्थिति कैसी है? क्या वो पत्रिका में पीड़ित है या अच्छे अवस्था में है? आपको उदाहरण के लिए बताते हैं। मान लीजिए किसी का पिता है, गरीब है बट फाइटर है, जीवन से लड़ भिड़ करके अपने बच्चे को अच्छा बनाता है, उसका बच्चा प्रोग्रेस कर जाता है। और किसी का पिता है, बीमार है, तो परिवार ही कमजोर हो जाता है। किसी बच्चे के सर से बचपन में ही साया पिता का समाप्त हो गया, उसके जीवन में 100 तरह का तूफान आते जाते रहते। तो ये पिता कौन है? वही तो दशा है। अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो वो मेरा पिता होकर के भी मेरे लिए अच्छा नहीं कर पा रहा है। कहते हैं पूर्ण योगकारी ग्रह इंतजार करवाते हैं। तुला लग्न है आपका, शनि की दशा आने वाली है 2028 से, उसके बाद आप गगन चूम लोगे। पता चलता है कि 2028 के बाद धरती पे पटक दिए गए। क्यों? क्यों ऐसी भूल होती है हम ज्योतिषियों से कि हम उसको नहीं बता पाते हैं कि ये शनि भाग चतुर्थेश पंचमेश होने के बाद भी आपके जीवन में आपको दुख देगा, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। 8वें में 12वें में बैठा अशुभ ग्रह के साथ है, सूर्य से अस्त है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, पीड़ित शनि है। पूर्ण योगकारी होने से क्या हो जाएगा? सिर्फ पिता हो जाने से, हम तो किसी न किसी के पुत्र हैं, कोई ना कोई दशा हमारे जीवन में चलेगी। तो वो दशानाथ हमें कितना मजबूत बनाता है। आप लोग एक अभ्रंश कहावत सुनते होंगे, समय बलवान तो गधा पहलवान। ठीक है ना?
ये समय क्या है? यही समय तो दशा है। इसकी चर्चा क्यों है? क्योंकि आपके जीवन की दिशा यही तय करता है। अब बात आती है कि आप 10वें स्थान में दशा की चर्चा इतनी क्यों कर रहे हो? क्योंकि 10वां स्थान हमारे जीवन को ग्रोथ देता, हमें ऊंचाई देता, हमारा विकास होता, हम अपने जीवन में अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। बचपन में 5वीं में फर्स्ट आ गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका भी एक गोल है कि बोर्ड में फर्स्ट आए, क्या वहां 99% 96% आया क्या? 12th में आया क्या? नीट निकाला क्या? आईआईटी निकाला क्या? उसके बाद से जीवन शुरू होता है। उसके पहले सब बराबर है। कोई भी पिता जब अपने बच्चे को गोद में उठा करके स्कूल ले जाता है तो ये इस उद्देश्य से नहीं ले जाता कि मेरा बच्चा आगे जाके चोर डकैत बने। इस उद्देश्य से स्कूल ले जाता है कि उसका बेटा अच्छा बने, सक्सेस हो, पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी करे, अच्छा जिंदगी जिए। सब, भले ही उसके पिताजी चोर हों, मजदूर हों, ईमानदार हों, बड़े ऑफिसर हों, बड़े राजनेता हों, बड़े व्यवसायी हों, सबका उद्देश्य एक ही होता है कि हमारा पुत्र सक्सेस हो। क्या ऐसा होता है कि सबके बच्चे सक्सेस हो जाते हैं? उन्हीं बच्चों में से कोई आईएएस भी बनता है और कोई चोर भी बनता है। तो क्या काम करता है? दो चीज काम करता है। पहला, दशा, और दूसरा संगति। संगति के 4 गुण बताए गए हैं। आप लोगों को कभी चर्चा किया होगा, नहीं तो अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, हम जब 5th क्लास लेते हैं कि सर संगति के 4 गुण कैसे बताए गए हैं। ठीक है ना? माता के 1 गुण, क्षमा चाहेंगे, पिता का 1 गुण, माता के 2 गुण, जन्म समय के 3 गुण, जिसको जहां से दशा हमको मिल जाती है, और संगति के 4 गुण कहे गए। तो यदि दशा और संगति दोनों खराब मिल गया, कुछ नहीं होगा हमारा। दोस्त तो बच्चे का ही है, नालायक है वो। हम लोग सब साधारण शब्दों में, मुझे पता है कि हमारे क्लास में जितने भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ज्योतिष का, उन्होंने अपने बच्चे को कभी ना कभी नालायक जरूर बोला हो। ठीक है ना? जिन्होंने नहीं बोला है उनको साधुवाद और धन्यवाद भी। वो नालायक नहीं है। सबके घर राम थोड़ी पैदा होता, सबके घर कृष्ण थोड़ी पैदा होता। जीवात्मा लेकर के पैदा होने वाला भी है और परमात्मा अंश लेकर के भी पैदा होने वाला है। तो परमात्मा अंश लेकर के करोड़ों करोड़ में एक, और जीवात्मा अंश लेकर के बाकी के सभी। और जिसके अंदर जीवात्मा है वही तो चराचर जगत में मानव है। हमारे अंदर भी वही जीवात्मा है जो आपके अंदर है, वही तिहाड़ जेल में जो बंद है उसके अंदर भी है। तो दशा और संगति आपके जीवन को तय करता है। आप लोग फिल्म, हमारे आजकल, पता नहीं, मैं बहुत दिनों से
आखिरी पिक्चर देखा हूं दबंग, वो भी 1 2 नहीं, पहला वाला दबंग। ठीक है ना? अब समझ सकते हो कितना दिन हुआ देखने से। उसके बाद अवसर ही नहीं मिला। मैं आगरा गया था, वहां एक मुंह बोली सिस्टर इन लॉ जो है सो थी, तो उन लोगों ने जिद कर लिया कि नहीं पिक्चर चलना है जीजा जी। तो अब जीजा जी तो साली को मना नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो जाना पड़ा। वो दबंग देखने के बाद आज तक फिर पिक्चर नहीं देखा। लेकिन हमें प्रेरणा देती है, हमें जीवन जीने के लिए सिखाती है, हमारे स्थितियों को उजागर करती है। अच्छे स्टोरीज होते हैं, कई सारे ऐसे पिक्चर हैं जो हमारा मार्गदर्शन करता है। वहां आपको पता चलता है कि संगति का असर क्या होता है। एक अभी हाल फिलहाल में एक पिक्चर आई, इंटरफेल आईपीएस, ऐसा ही कोई नाम था शायद, आप लोगों को पता होगा। वो इंटर में पास नहीं कर पाया, पहले फेल हो गया था, और फिर वो बाद में जाकर के इंटर भी पास करता है, ग्रेजुएशन भी करता है और आईपीएस बनता है। ये किसका प्रभाव है भाई? ये दशा का प्रभाव है और उसके संगति का प्रभाव है। और कई लोग स्कॉलर, आपने सुना होगा कि आईआईटी का इंजीनियर था, बहुत अच्छी नौकरी करता था, 1 साल पहले शादी हुई थी, अभी की घटना है, थोड़े दिन पहले की। जीनियस, होनहार, और उसने सुसाइड कर लिया, पत्नी से तंग आकर के सुसाइड कर लिया। ये किसका प्रभाव है? दशा का प्रभाव है। जो अपने जीवन से इतना लड़ा, वो आईआईटी किया, अच्छी नौकरी की, उसके बाद तो शादी तो बनता है ना, लेकिन शादी के बाद दुर्भाग्य उसके साथ आ गया। तो ये दशा, और उसके बाद भी यदि उसकी संगति ऐसी रही होती कि गीता पढ़ो, बोलो, टूटो मत, तो हो सकता है कि वो आज जीवित होता। लेकिन वो इतना सफल होकर के भी सफल नहीं हो पाया, और कोई असफल व्यक्ति भी आगे चल करके बहुत सफल हो जाता है। ये सब किसका प्रभाव है? दशा का। आप देखे होंगे, कई लोग शिकायत करते हैं, हमारे पास आते हैं, आप लोगों के पास भी आएंगे फ्यूचर। गुरुजी हमारे साथ हमारा जूनियर हमसे आगे निकल गया, उसका पैकेज 2 करोड़ का हो गया, मैं तो 50 लाख में लटका पड़ा। मेरे साथ क्या हुआ ऐसा जो मैं पीछे रह गया? इसी को दशा और संगति बोलते हैं। जो मिल गया आप उसमें मस्त रह गए, आगे बढ़ने वाली संगति नहीं रही, डब्बा लेकर के नौकरी करने जाने की आदत हो गई होगी। और ये सब क्यों हुआ होगा? क्योंकि दशा ऐसा पुअर आ गया होगा। आप तरक्की नहीं कर पाए, तो भाई वर्तमान समय में सब लोग शोर मचाते हैं, अपने संसद में ये शोर सुनाई देता है
कि बेरोजगारी बेरोजगारी। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये सबसे बकवास है, क्योंकि आप मजदूर ढूंढने के लिए चले जाओ, आपको नहीं मिलेगा। काम चोर मिल जाएगा, वो एक दिन का काम 3 दिन में करेगा, 500 रुपए के खर्च होने की जगह 1500 रुपया ले जाएगा। हमको एक दिन प्लाई का एक टुकड़ा कटवा के हटवाना था, क्योंकि उससे जब मैंने मकान लिया था उसके बाद किचन उचन बन गया था, तो एक जगह वो छेद छोटा रह गया था और उसमें पाइप ऐसे डाल दिया था, आधा धुआं अंदर रह जाता था आधा बाहर चिमनी का। तो बाद में शिकायत किया कि, तो उसने देखा खोल के कि ये तो ऐसे ही होल छोटा कर दिया है, तो बड़ा होल करके बाहर निकालिएगा तब तो धुआं बाहर जाएगा। हमने काटने के लिए कारपेंटर को संपर्क किया, जानते हैं क्या बोला? 2000 रुपये ले। और आश्चर्य तो तब हुआ कि 1000 रुपये से नीचे उसने काटा ही नहीं। मैंने कहा भाई करना क्या है, एक होल को तो बड़ा करना है, इसमें कितनी देर लग जाएगा? नहीं जी, छोटा काम करते ही नहीं। तो आपके पास जब काम है तो काम करने वाला नहीं है और कहते हैं बेरोजगारी है। ठीक है, कोई बात, ये मुद्दा है, हकीकत नहीं। हमारे देश में बेरोजगारी सिर्फ इसलिए है कि हल्ला करने वाला भी तो होना चाहिए ना। बाकी आज पंजाब के किसान को बिहार के मजदूर का इंतजार होता है कि वो आएगा तो हमारा फसल समेट देगा। गुजरात के फैक्ट्री को बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर का इंतजार होता है कि आएगा तो हमारे फैक्ट्री में काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद यदि गुजरात में या पंजाब में कहे लोग कि बेरोजगारी है, तो अगर आपके यहाँ बेरोजगारी थी तो बिहार वालों को क्यों बुलाया, आप खुद क्यों नहीं काम करें? तो आपको मजदूरी नहीं करना, सबको सेठ जी बनना है, तो बेरोजगारी तो रहेगी। तो हमको क्या करना है, ये चीज यदि क्लियर हो जाए और किसी ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो हो सकता है कि हम अपने जीवन में ज्यादा सफल हो जाएं। हमारी दशा खराब है, अगर हम समुचित उपाय कर लें तो हो सकता है कि कुछ ठीक हो जाए। और इसी के लिए ज्योतिष के पास संपर्क करना चाहिए, लेकिन आपको अच्छे ज्योतिष मिलना चाहिए। ये नहीं गए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, ठीक है ना, गए ज्योतिषाचार्य के पास जानने के लिए, कुछ बता दिया, कुछ उपाय करा दिया, कुछ पैसा सारा लूट लिया, हम किसी काम के नहीं, अब किसी के पास नहीं जाएंगे, ठग है, हम लोग ठग हैं। बहुत दुख होता है व्यक्तिगत रूप से जब लोग बोलते हैं कि ज्योतिष ठग होते, और ये रियलिटी है, आज के संसार की रियलिटी है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जन्मकालीन दशा से ही दशा के महत्व को समझें। हम हमेशा कहते हैं कि जन्म के समय प्राप्त दशा यदि अच्छी हो तो आगे जीवन में यदि कोई कमजोर दशा भी आएगी तो आप उसको निकाल सकते हो।
और यदि जन्म के समय कमजोर दशा का प्रभाव हो गया तो आगे अच्छी दशा भी साधारण गुजरेगी, ये तय है। तो जन्मकालीन दशा का अध्ययन करना और उसको समझना कितना आवश्यक है, यह भी आप लोगों को जानना जरूरी है। और चूंकि करियर सबसे लंबा पीरियड होता है, हम पढ़ते 20 साल है और करियर हमारा 40 साल का होता है, तब तो 60 साल पूरा होता है और हम रिटायर करते हैं ना। और उस 40 साल में और इस 20 साल में सिर्फ पढ़ना था, और अगले 40 साल में प्रेम भी करना है, विवाह भी करना है, बच्चे भी पैदा करना है, माता पिता का सेवा भी करना है, बच्चों की पढ़ाई भी करानी है, बच्चों की शादी भी करानी है। बाकी के 40 साल कितने परिश्रम वाले हो गए ना। इसीलिए लोग तो कहते हैं कि 60 साल हो गया रिटायरमेंट, आराम करो, भगवान का नाम लो, ठीक है ना। थक जाते हैं लोग। आप समझ सकते हो कि इस 40 साल का कितना महत्व है, और इस 40 साल में आपको क्या दशा मिला, और ये दशा का मतलब हमने कहा कैसा समय मिला। जैसे 95 में हम 25 साल के थे, 24-25 साल के, और लालू जी की सरकार आ गई। हम जैसे कितने नौजवानों को जो है बिहार छोड़ना पड़ा, वहां कुछ नहीं हुआ। 15 साल तक, तो 25 साल में 15 साल जोड़ दो, आपका उम्र 40 साल हो गया। अब आप क्या करोगे? नौकरी मिल ही नहीं सकती आपको। तो वो समय का भी तो है ना, देश काल परिस्थिति इसको बोलते हैं। तो आप देश काल परिस्थिति को भी समझना जरूरी है, और किसी स्थिति में समझे या न समझे। आज मैंने क्यों कहा कि बिहार के मजदूर की जरूरत है, क्योंकि अधिक संख्या में मजदूर ही बाहर पलायन कर रहे हैं। आईएएस तो बन गया वो तो कोई बात नहीं, जो आईआईटी निकाल लिया, मेडिकल निकाल लिया, आप देखोगे कि इसमें भी बिहार वालों की संख्या अधिक है, क्योंकि उसके पास मजबूरी है, या तो कोई एग्जाम क्रैक करे या तो मजदूरी करे, ठीक है ना। तो इसीलिए टैलेंट भी वहां है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अधिक संख्या में चूंकि मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, इसीलिए हम लोग उसी के एक्सपोर्टर हैं। पूरे देश में नहीं, विदेश में भी मजदूर भेजते हैं। आप सीवान के तरफ चले जाएंगे तो सऊदी अरबिया में काम करने वाला सैकड़ों मुसलमान मिल जाए। कतर, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सब जगह जाने वाले मिल जाएंगे। कौन? वही मजदूर। तो देश ही नहीं, विदेश में भी जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि बेरोजगारी कहाँ है, कहीं नहीं है। तो इस 40 साल को निकालने के लिए हमको अच्छी दशा की जरूरत है। अगर अच्छी दशा मिल जाती है तो हमारा ये समय सरलता से गुजर जाता है, और अगर अच्छी दशा नहीं मिलती है तो हमारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, हम किसी न किसी परेशानियों से घिर जाते हैं और हम पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। एक आईएएस का बेटा था, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैंने
6-7 साल पहले कहा और प्रयास कर लो, कोई दूसरा प्रयास कर लो। उसके पिता को भी घमंड था कि नहीं आईएएस ही बनाना है, उसको भी था कि हमको आईएएस बनना है, किसी चीज की दिक्कत है नहीं। हमने कहा सब चीज ठीक है, लेकिन दशा आपको नहीं मिल रहा है। और आज उसकी मम्मी का प्रश्न होता है आगे क्या करेगा। सोचता है कि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एनजीओ चलाएगा। जो ना बड़े बड़े बेरोजगार होते हैं वो एनजीओ चलाने लगते हैं। बड़े बड़े मतलब जिनके पिताजी को बहुत धन है, बड़े ऑफिसर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स रहे हैं, तो उसका बच्चा एनजीओ चलाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मदद की आवश्यकता है उसको मदद करने लगे। इसने इन्वायरमेंट का कोर्स भी कर लिया विदेश में जा करके। कुछ हो पाएगा गुरुजी, शादी कब होगी? अरे अब 40 साल का हो रहा है, समय पे शादी हो गया रहता 25 साल में तो 15 साल के बच्चे होते उसके। अब 40 साल में हमसे पूछने आओगे शादी कब होगी तो हम क्या बताएंगे? यहाँ गए उस पंडित जी ने ये बोला वो बोला, मतलब 10-20 लाख तो वो पंडितों को दे आई, फिर भी न बेटा आईएएस बना न उनकी शादी हुई। क्योंकि भाई माँ बाप के 1-2 गुण ही तो मिल रहे हैं ना, बाकी गुण तो जन्मकालीन दशा के 3 और संगति के 4 गुण। तो 3:7 कितना फर्क है। माता पिता के टोटल 3 गुण है और उसके अगेंस्ट में 7 गुण तैयार है आपको सेल्फ मेड करने के लिए, अपने आप बनाने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको उचित समय पर उचित दशा यदि प्राप्त हो तो आप जीवन में सक्सेस हो जाएंगे, करियर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो नहीं होगा। मोदी जी के करियर से समझना चाहिए। कहते हैं जब वो संगठन में काम करते थे तो चटाई पे सोते थे, और एक ही बार उनको फोन करके बुला करके और गुजरात का सीएम बना दिया गया। पहली बार एमएलए बने तो सीएम का शपथ लिया, और पहली बार एमपी बने तो प्रधानमंत्री का शपथ ले लिया। सीएम पद पे भी जब तक रहे वही रहे, बीच में कोई बदलाव नहीं हुआ। और पीएम पद पर भी जब तक हैं वही हैं, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। और कहते हैं ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, नंबर 1, नंबर 2 चाय बेचने वाले फैमिली से आते हैं, तब कहां पहुंच गए? तो किसका प्रभाव हुआ? संगति का। क्यों? आरएसएस विचारधारा के थे, बीजेपी संगठन में काम करते थे। कभी टिकट मांगने नहीं आए थे कि हमको यहां से टिकट दे दो, मैं लड़ूंगा जीतूंगा, नहीं। संगठन के लिए काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो आखिरी का 40 साल है, 40 साल के बाद का 40 साल, वो कितना स्वर्णिम है, किस प्रकार की दशा रही होगी। माता पिता के गुण से क्या बन सकते थे? कुछ नहीं।
लेकिन संगति और दशा के बल पे कहां पहुंच गए। तो इसीलिए हमारे जीवन में सफलता के लिए दशाओं का महत्व बहुत अधिक है, और उस दशा को जन्म के समय से ही हमको अनुभव में ले आना चाहिए कि इसके बाद किसकी दशा मिलेगी, उसके बाद किसकी दशा मिलेगी, उसके बाद किसकी दशा मिलेगी। तब हम अपने जीवन में कितना सक्सेस हो पाएंगे, इस प्रकार की दशा मिलेगी तो कितना सक्सेस हो पाएंगे। तो बात है कि ज्योतिषियों को पता हो सकता है, सफलता विफलता की पता हो सकता है, सुख दुख का पता हो सकता है, रोग व्याधि का पता हो सकता है, मानसिक स्थिति का पता हो सकता है, शारीरिक स्थिति का पता। इससे ज्यादा जरूरत कहां है। लोग मनसा रखते हैं कि गुरुजी डेट बता दीजिए, किस दिन पैदा हुए थे और किस दिन मरेंगे, किस दिन शादी होगी। दिन नहीं बता सकते, आपकी स्थिति बता सकते, क्योंकि दिन बताने के लिए हमारे शास्त्रों में कमी रह गई, या आज के समय में, वर्तमान समय में पूर्ण रूप से शास्त्र उपलब्ध नहीं है। ये तब आपको पता चलेगा जब आप बहुत अच्छा अध्ययन करोगे। अवस्था फल लिख दिया गया, फिर उसको कंट्रोल नहीं किया गया। कंट्रोल मतलब जोड़ा नहीं गया फलित ज्योतिष। आप कैसे प्रयोग करेंगे, कितना प्रयोग करेंगे, क्या फायदा होगा। काल चक्र दशा, त्रिभागी दशा लिख दिया गया, उसको कंबाइंड नहीं किया गया हमारे जीवन के साथ। तो बहुत ऐसा विषय है जो जितना उपलब्ध था वो उपस्थित है, उसके बाद का पता नहीं। और हमारी क्षमता नहीं, और जो क्षमतावान ज्योतिष हैं वो करते नहीं। इस विषय पर आगे बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने का प्रयास करें। ये नहीं होता। तो मूल बात जो करियर से संबंध रखता है वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आ जाते हैं कि करियर निर्धारण किस तरह से होना चाहिए। यहां से एक दूसरा टॉपिक शुरू होता है कि हम करियर निर्धारक ग्रह किसे समझें। तो सबसे पहला आता है सबसे बलवान ग्रह। तो बलवान कैसे समझें? षडबल में जो बलवान हो। लेकिन काम समाप्त नहीं हो जाता। क्या षडबल में बलवान ग्रह पीड़ित है या नहीं है, ये तो नंगी आंखों से देखना होगा। अगर पीड़ित नहीं है, उसकी दशा गुजर चुकी है या आने वाली है, तब तो उसी के अनुसार दशा हो, हमारा करियर हो जाएगा। कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? गांव में जानते हो कोई प्रमुख होता है, जो बोलेगा वही होगा, और हर चीज के लिए बोलेगा। स्कूल के लिए भी बोलेगा, थाने के लिए भी बोलेगा, लाइब्रेरी के लिए भी बोलेगा, खेल कूद के लिए भी बोलेगा, वही बोलेगा। क्योंकि निर्णय उसी को लेना है, क्योंकि वो गांव का प्रमुख है, परिवार का मुखिया,
घर में किसकी शादी होगी, किसका उपनयन होगा, कौन सा धार्मिक कार्य होगा, खेत में क्या बोया जाएगा, रिश्तेदारी में क्या दिया जाएगा, कौन पढ़ेगा, कौन व्यवसाय करेगा। एक मालिक होता है। अब एकल फैमिली में भी है, माता या पिता। पहले ज्वाइंट फैमिली में चाचा भी होते थे मालिक, बड़े ताऊ भी मालिक होते थे, दादाजी भी मालिक रह जाते थे बहुत दिनों तक। तो जो जो सबसे सक्षम होता था वो घर का मुखिया होता। तो वर्तमान परिवेश में आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सबसे बलवान ग्रह है। नंबर एक, स्थिति और युति आदि से। आदि का मतलब है दृष्टि, पाप कर्तरी, अन्य वर्गों में स्थिति से आपके उसके व्यक्तिगत रूप से ये बात समझ में आ जाएगा कि ग्रहों को कितना ताकत है और क्या ये पूरी ताकत के साथ काम करके सक्सेस करा देगा या नहीं कराएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला निर्धारक ग्रह बलवान ग्रह ही होता है। ये मैं अब शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। यदि मान लिया जाए कि मंगल मेरे पत्रिका में बलवान ग्रह है और हमारे जन्म के बाद मंगल की दशा गुजर चुकी है या अभी मंगल की दशा आई जैसे मैंने करियर प्रारंभ किया, तो मंगल के अनुकूल काम करेंगे हम। मंगल के ही अनुकूल हम काम करेंगे, अन्य ग्रहों के अनुकूल हमारा काम नहीं होगा। और यदि 20 साल बाद मंगल आएगा तो हो सकता है बीच में आप कोई और काम करो, 20 साल के बाद फिर मंगल वाला काम करने लगो। कई लोगों के जिंदगी में यू टर्न हो जाता है। कई चार्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर हैं, कई डॉक्टर राजनेता हैं। ये हमारे पास में कैलाश अस्पताल है, डॉक्टर, मैं नाम ही भूल गया, हमारे इलाके का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके जो मालिक है। अब उनको आप डॉक्टर कह ही नहीं सकते, सर्टिफिकेट डॉक्टर की है। क्या वो कैलाश अस्पताल में बैठते हैं? नहीं बैठते, फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए और हॉस्पिटल की सीरीज चलाते हैं। एक हॉस्पिटल नहीं है कैलाश हॉस्पिटल, कई हैं। नोएडा नोएडा में बहुत ज्यादा है, अन्य जगहों पर है या नहीं है कुछ पता नहीं, लेकिन नोएडा में चारों ओर है। तो प्रोफेशन हमारा बदल भी जाता है। उसका कारण क्या है? बलवान ग्रहों का प्रभाव। बलवान ग्रहों के प्रभाव के कारण हमें रोग भी हो सकता है। बलवान ग्रह के प्रभाव से हमारा एटीट्यूड होता है। कहते हैं, कई लोग बोलते होंगे ना कि आपके पत्रिका में मंगल भारी है। भारी का मतलब क्या? खराब है या अच्छा है? लेकिन जो भारी बोल, हम यदि कहते हैं कि आपकी पत्रिका में मंगल भारी है तो बलवान है। तो आपके अंदर जो गुण होगा वो मंगल का गुण होगा। सफल होने के लिए अपने जीवन में
आप दृढ़ निश्चय के साथ पूरी ताकत लगाकर, क्योंकि मंगल बल का कारक है, आगे बढ़ेंगे। हर काम को ताकत के साथ करेंगे। बच्चों को भी उसी तरह से अधिकार का पाठ पढ़ाएंगे। और स्वास्थ्य में भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, जीवन में ऑपरेशन का भय हो सकता है। मन से संबंधित मतलब सिर से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो बलवान ग्रह का प्रभाव हर क्षेत्र में हो सकता है। तो जब हर क्षेत्र में हो सकता है तो आप समझ ही सकते हैं कि करियर उसमें से एक होता है। तो करियर के ऊपर भी बलवान ग्रहों का प्रभाव होगा। आज अब आगे बढ़ लेते हैं और तीसरी चर्चा कर लेते हैं। कि दशम में बैठे ग्रह का करियर के ऊपर प्रभाव होता है। अगर दशम में एक ही ग्रह बैठा हो तो वही करियर निर्धारक होगा। कॉन्फिडेंटली गुरुजी बोल रहे हैं जी, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। थोड़ी देर में बदल जाएंगे। क्या करेंगे गुरुजी? परिवर्तन दुनिया का नियम है, हमको उसके साथ चलना है। हम भी अपने बातों में परिवर्तन ले आते हैं, लेकिन समझिए क्यों लाते हैं, क्यों लाने की आवश्यकता पड़ती है। दशम में बुध है तो हम शिक्षक हो सकते हैं, हम व्यवसाय भी कर सकते हैं, हम अकाउंट्स में मास्टर भी हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अरे भाई एक चीज बता दीजिए ना गुरुजी, तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। लेकिन आपको बताएंगे कि आगे कि किस तरह से जा सकते हैं। क्या इसको भी समझने का कोई और तरीका होगा क्या गुरुजी? होगा, बेफिक्र रहिए। तो दशम में यदि कोई अकेला ग्रह बैठा हो तो वो आपके करियर का निर्धारक हो सकता है। बात बदलने का मन गुरुजी का हो गया कि गुरुजी दो ग्रह बैठे हो, तीन ग्रह बैठे हो तो क्या होगा? बड़ा प्रॉब्लम है ना? अब तीन ग्रह बैठे हैं तो उस तीन ग्रह में बलवान कौन? जो बलवान है क्या उसकी दशा आ रही है? नहीं, दूसरे नंबर पे जो बलवान है उसकी दशा आ रही है। तो दूसरे नंबर वाला करियर निर्धारक हो जाएगा तुरंत, इमीडिएट। नहीं, तीसरे नंबर वाला सबसे ज्यादा बलवान है, उसकी दशा आ रही है। तो तीसरे नंबर वाला जो बलवान था, दशा उसकी आ रही है, तो उसके हिसाब से करियर हो सकता है। देखिए, भागने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलेंगे धन आने का संसाधन देख लेंगे, धन स्थान में कौन बैठा है उसके अनुसार तय कर लेंगे, लाभ हमको कहां से आने वाला है उसके अनुसार तय। झूठी बात है। कर्म का निर्धारण दशम करेगा, मूल भाव ही वही है। और दशम का त्रिकोण कौन है? दूसरा और छठा। उसको सहयोग करेगा दूसरा और छठा।
लेकिन मूल रूप से हमको दशम के ऊपर केंद्रित रहना पड़ेगा। तो दशम में बैठे ग्रह का महत्व है। एक ग्रह बैठा है तो वही होगा, और यदि अनेक ग्रह बैठे हों, जो सबसे बलवान होगा वो होगा। नहीं, जो बलवान है गुरुजी उसकी दशा तो बुढ़ापे में आएगी, तो दूसरे नंबर पे बलवान कौन, ये चेक कर लो भाई, क्या उसकी दशा है, वो कार्य निर्धारक हो जाएगा। कार्य निर्धारक से संबंधित आगे और पढ़ाएंगे, आज इतना ही रखेंगे। आप लोग अपना अपना प्रश्न छोटा छोटा कीजिएगा, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, ठीक है ना, कर सकते हैं। जी नंदा राजेश जी बताएं क्या प्रश्न। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी अभी आपने बताया कि 10वें से जो ग्रह, अगर ज्यादा ग्रह बैठते हैं, ग्रह से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो उनमें से जो ग्रह बलवान होगा उससे हम अपना करियर का, और जिसकी दशा आ रही हो, अगर इन केस उन जो भी ग्रह बैठे हों उनकी दशा नहीं आ रही है, तब हम किस हिसाब से वो उनका निर्धारण करेंगे? तो बलवान ग्रह तो पहले नंबर पे, ये दूसरा कैटेगरी था। अब आगे तीसरा कैटेगरी बता देंगे, चौथा कैटेगरी बता देंगे, फिर निर्णय लेंगे कि अब कौन, ठीक है ना। हाँ, अभी समय लगेगा। मतलब पूरी पत्रिका में जो ग्रह बल सबसे ज्यादा बलवान है, हम उसके हिसाब से करियर का निर्धारण करेंगे। पहला तो वही होगा। हमने कहा चूंकि और अब दशम करियर बाद को, में देखेंगे। हाँ, करियर को के निर्धारण के लिए जो मैंने आपको कहानी भी सुनाया, अपने इतिहास में भी ले गए, वर्तमान में लेकर के आए हैं, तो वर्तमान में क्या क्या परेशानियां हैं करियर से संबंधित, उन सभी को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, धन्यवाद जी। जी प्रणाम। चारू गुप्ता जी। प्रणाम गुरुजी। मैं ये प्रणाम प्रणाम। जानना चाह रही थी, जो जन्मकालीन दशा होती है, अगर वो बहुत ही थोड़े समय के लिए आए, मतलब जैसे कई बीत चुकी होती है और 1-2 साल की रह जाए, और फिर अंतर्दशा भी लगभग उतनी ही रहे, तो किसका प्रभाव रहेगा, महादशा का या अंतर्दशा नाथ का? महादशा के सापेक्ष अंतर्दशानाथ का प्रभाव होता है। मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब महादशा का तो प्रभाव होता ही होता है, अच्छा। लेकिन जैसे अंतर्दशानाथ का, सुन तो लीजिए पूरी बात। जी जी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जी। वित्त मंत्री कोई और है, रक्षा मंत्री कोई और है, लेकिन सब मोदी के संरक्षण में काम करता है, इसीलिए उसका भी महत्व है और इनका भी महत्व। तो दशानाथ, महादशानाथ और अंतरदशानाथ दोनों को देखेंगे, दोनों एक दूसरे से कहाँ है, क्या उसमें से कोई पीड़ित है, क्या कोई 8वें 12वें में है, या केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण में है, शुभग्रह से दृष्ट है, इस तरह से बातों को समझेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। और संगति तो 8-10 साल बाद ही देखेंगे, या शुरू मतलब संगति कैसे डिफाइन करेंगे बच्चन में? मैं तो जानता हूँ बचपन से पैदा हुआ और संगति शुरू हो जाती, ठीक है ना। तो वो माँ बाप की रहती ज्यादा? माँ बाप की संगति क्यों होगी, माँ बाप जिस सोसाइटी में रहते हैं संगति वहां प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, उस हिसाब से देखेंगे। बिल्कुल। और 10वें में अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो राशि देखेंगे गुरुजी, या नहीं? ना ना, वो आगे फिर पढ़ाएंगे क्या ठीक। देखना है। ठीक है। जी गौरव उपाध्याय जी बताएं। प्रणाम गुरु जी। हम्म, सबसे पहले तो आपके जो बहनोई जी ऑफ हुए, उनका जीवन देहावसान हुआ है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। और आप इस विपरीत परिस्थिति में भी हमारी क्लास ले रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं गुरु जी। अब मैं प्रश्न रख रहा हूँ गुरु जी कि जैसा कि आपने बताया कि दशम स्थान वो सपोर्ट करते हैं त्रिकोण भाव दूसरा और छठा,
तो यही सूत्र हम कुंडली के अन्य भाव पर भी लगा सकते हैं क्या गुरु जी, जैसे कि आय भाव के लिए, व्यय भाव के लिए, लग्न के लिए? सबके लिए लगाएंगे भाई। जी, धन्यवाद गुरु अभी जी। तो दूसरे और छठे का वर्णन करेंगे तब आपके समझ में आएगा। जी और आपको फीस जो है सो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेटा भी पढ़ रहा है। जी गुरु जी, बिल्कुल गुरु जी। चलिए, कोई धन्यवाद। बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोइएगा। हम आएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और हमारा कोशिश होता है कि जो पढ़ाएं वो आपके समझ में आए, ठीक है ना। मैं चाहता तो ये 10 मिनट का क्लास, लेकिन 10 मिनट में आप लोगों को इतना डीपली अनुभव नहीं होता जितना पूरे क्लास से हुआ। तो इसीलिए आप लोगों का क्लास बहुत अच्छा चल रहा है हमारे तरह, हमको लगता है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। जी मनोज भारद्वाज जी, बताएं। अनम्यूट कर लीजिए मनोज जी। गुरुजी आज नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कैरियर निर्धारण में हम कोई सबसे बलवान ग्रह देखेंगे तो वो पीड़ित नहीं हो, दशा भी हो, तो गुरुजी उसकी स्थिति का देखेंगे या कहीं पे भी स्थित हो कुंडली में? कहीं भी स्थित हो, कोई प्रॉब्लम। और दूसरा स्थिति गुरुजी जैसे, स्थिति हाँ जी, स्थिति केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह से दृष्टि हो तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई। 8वें 12वें में हो, शुभ ग्रह का दृष्टि हो गया तो अच्छा स्थिति नहीं है। तो इसका क्या प्रभाव होगा ये आगे पढ़ाएं। और गुरुजी जैसे दसम ग्रह में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हों तो बाकी को तो हम षडबल से देख लेंगे, लेकिन साथ में अगर राहु होगा, राहु केतु होंगे, तो उसको षडबल हम कैसे बलवान मान लेंगे राहु गुरुजी? केतु को छोड़ दीजिएगा, मत देखिएगा, साथी ग्रह से करियर देखिए। ठीक है गुरुजी, ठीक। धन्यवाद गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी।